ओके, तो यहाँ एक सर्कल है और ये इस सर्कल की सेंटर है ओ। हम एक आर्क ड्रॉ कर रहे हैं ए बी, एक आर्क है, यानी ये सर्कल की एक पार्ट है। ये जो आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगी, मान लेते हैं वो है थीटा 5। तो ये जो एंगल बन रही है आर्क की वजह से सेंटर पे, वो है थीटा। सेम आर्क सरकमफेरेंस के किसी भी एक पॉइंट पे, लेट से हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, और ये जो सरकमफेरेंस का पार्ट होगा वह वो पार्ट होगा जिसमें आर्क नहीं आएगी, यानी एक्सेप्ट ए बी। एक्सेप्ट ए बी आर्क जो पार्ट है सर्कल में, वहाँ पे ये एक पॉइंट होगा कहीं भी। यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये सर्कल का आर्क का पार्ट है जो कि सेंटर पे एंगल बना रही है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। मान लो ये पॉइंट ई है, एफ है, ये जी है, ये एच है, ये आई और ये जे। तो कौन कौन सी पॉइंट हमें कंसीडर करना है? ई एफ जी, जे और आई कंसीडर करना है। एच और अगर मान लो यहाँ के है, इसे कंसीडर नहीं करना है। एच और के कंसीडर क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये आर्क के अंदर आती है। ओके, तो पहले हम एक पॉइंट को देखते हैं, ई को देखते हैं। ई पे जो एंगल बन रही है आर्क की वजह से, थोड़ी टेढ़ी हो गई, आप इसको स्ट्रेट ही समझना। मैं फिर से बना ही देता हूँ। ये जो एंगल है, मान लो ये है अल्फा। ओके, एंगल ए ई बी को हम बोलते हैं अल्फा, और एंगल ओ ए ओ बी को हम बोलेंगे थीटा। तो इन दोनों में रिलेशंस क्या है? थीटा की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स अल्फा होगी। ओके, अगर इसी तरह अगर हम एफ को ले लें या जे को ले लें, ए से और यहाँ इसको हम बी से मिला दें, तो ये एंगल समझो अगर बीटा है तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगी। इसी तरह अगर हम एक एंगल एफ पे बना दें, ए से गई एफ और फिर ये बी पे, ये हो गई मान लो गामा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हो जाएगी। मतलब जितनी भी एंगल बनेगी सरकमफेरेंस पे, वो सारी की सारी इक्वल हो जाएगी एक्सेप्ट आर्क। आर्क में नहीं होनी चाहिए। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस देता हूँ एज एन एग्जाम्पल, उसको सॉल्व करिए। यहाँ है हमारी सेंटर और मान लो
है हमारी आर्क लेंथ, और ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है 20 डिग्री। ये O है, ये A है, ये B है। तो यहाँ इस पॉइंट पर इसी आर्क की वजह से जो एंगल बनेगी ये क्या होगी, और यहाँ इस पॉइंट पर ये पॉइंट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा बनेगा। यहाँ ये एंगल क्या होगी, और यहाँ ये एंगल क्या होगी, ये पता कर लिए। ये तीनों एंगल जो हैं इसके क्या हो जाएंगे, सेंटर के आधे हो जाएंगे। ये 20 है तो ये क्या हो जाएगी 10, ये 10 और ये 10। मतलब क्या, ये तीनों बराबर होंगे। ओके। तो अभी हम देखते हैं इसी चीज़ को स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे। इस एंगल थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, है ना। तो लिख देते हैं द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, थीटा की बात हो गई। अब हम यहाँ बना रहे हैं एक एंगल, और इसको हम अल्फा बोल रहे हैं। तो अल्फा और थीटा में क्या रिलेशन है, थीटा डबल होती है अल्फा की, है ना। तो मतलब इसको क्या लिखेंगे, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज, बाय आर्क ऑफ अ सर्कल थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, एट सेंटर इज डबल द एंगल subtended by the same arc at any point on the remaining part of the circle। तो इस तरह से हमने एक स्टेटमेंट बना ली। बेसिकली ये एक थ्योरम है। ओके, बाद में हम थ्योरम और उसके प्रूफ भी स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम थ्योरम और प्रूफ स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। देखो इस केस में अगर ये ए बी आर्क है और यहाँ रिमेनिंग पार्ट में एंगल बन रही है अल्फ़ा, बीटा और गामा, तो ये तीनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होगी। ओके, तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या होती है, इसके लिए स्टेटमेंट होती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of a circle
आर इक्वल, इससे पता क्या लगता है कि अगर हाइपोथेटिकली अगर हम यहाँ पे समझो एक कॉर्ड ड्रॉ करें तो ये जो पार्ट हो जाएगी, एक सेकेंड, ये वाली सर्कल की जो पार्ट है ये हो गई माइनर सेगमेंट, और अल्फा बीटा और गामा कहाँ एंगल बन रही है, मेजर सेगमेंट में। तो मेजर सेगमेंट में जितनी भी एंगल होगी, अगर हम एक और भी बना दें इस तरह से, है ना, मान लो ये के है, एंगल के है, ये मान लो एंगल जे है, कि सारे ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, अभी हम देखेंगे इस हाफ सर्कल में, ठीक है। तो ए ओ बी सी एक हाफ सर्कल है, ए ओ बी सी ए, ठीक है, ये क्या हो गई, एक हाफ सर्कल है। तो हाफ सर्कल में जितनी भी एंगल बनेगी वो क्या होगी, वो 90 डिग्री होगी। ओके, तो हम बनाते हैं, लेट्स से ये एक एंगल बनाए यहाँ से, तो ये एंगल कितनी होगी, 90 डिग्री। हाफ सर्कल बोलो या सेमी सर्कल, एक ही बात है। अगर यहाँ पॉइंट होती तो ये इस तरह से एंगल बनती, थोड़ी टेढ़ी है, समझ लेंगे, ये भी क्या होगी, 90। ओके, अगर पॉइंट लेट से यहाँ होती तो हम ऐसे मिलाते हैं, ये भी कितनी होती, 90 डिग्री। तो सेमी सर्कल या हाफ सर्कल में कितनी एंगल बनती हैं, 90 डिग्री। इसके लिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। यह और बेहतरीन तरीके से इसको लिख सकते हैं, इज अ राइट एंगल। यहाँ इस फिगर में एंगल ए सी बी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री, और इसका रीजन्स क्या लिखेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो यहाँ पे हम एक आर्क लेते हैं ए बी, इस तरह से, ये आर्क ए बी रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे एक एंगल फॉर्म कर रही है अल्फा। अगर ये अल्फा 90 डिग्री होगी तो आर्क ए बी जो होगी वो क्या होगी, सेमी सर्कल। ओके, इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, इन एन आर्क ऑफ अ सर्कल subtends a right angle at any point on the remaining part of the circle then the arc is
अ सेमी सर्कल, एक सेकेंड, अ सेमी सर्कल। तो माना कि दो पॉइंट है ए और एक यहाँ पे बी, इसको एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हैं, है ना। अब लाइन सेगमेंट्स इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ऊपर वाली पार्ट और एक नीचे वाली पार्ट। तो लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ, है ना, एक ही पार्ट में, यानी एक ही तरफ दो पॉइंट लेनी है। मान लो यहाँ हम ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं डी, ओके। और ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, दोनों पॉइंट पे दो एंगल बना रहे हैं। यहाँ एक एंगल बना रहा है, लेट्स से अल्फा, और यहाँ एक एंगल बना रहा है आहा, बीटा। तो ए बी लाइन सेगमेंट सी पर क्या एंगल बना रहा है, अल्फा, और ए बी लाइन सेगमेंट ही डी पे क्या बना रहा है, एंगल बीटा, ओके। अगर ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा होगी, तो उस केस में ये जो डी वाली पॉइंट है हर हाल में सर्कल पर होगी, मस्ट है कि सर्कल पे होगी। कैसे होगी, इसको हमें डिलीट करना होगा और इस तरह से लेना पड़ेगा, ओके, क्लियर। तो हर हाल में कहाँ होगी, सर्कल पे होगी। यानी ए बी सी डी ये चारों पॉइंट कहाँ हैं, सर्कल पे हैं। तो ए बी सी डी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स, ओके। फिर से मैं बता दूं, अगर सर्कल पर दो पॉइंट होगी और उस पर अगर हम लाइन सेगमेंट बनाएंगे, उस लाइन सेगमेंट के एक तरफ दो पॉइंट पे जो दो डिफरेंट एंगल्स बनेंगे, अगर वो एंगल की वैल्यू सेम होगी तो वो दोनों पॉइंट क्या होंगे, सर्कल पर ही होंगे, ओके। तो इसी को स्टेटमेंट में हम कैसे लिखेंगे, देखो, ओके। तो मैं फिर से स्टेटमेंट को समझा दूं और मैंने लिख भी दिया। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, तो देखो ये दो पॉइंट है ए बी, उसको लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइन कर रही है, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग। ये जो लाइन का सेम साइड मतलब हम ऊपर वाले साइड की तरफ दो पॉइंट लिए हैं सी और डी, और वहाँ पे दो इक्वल एंगल बन रही है अल्फा और बीटा, ठीक है। देन द फोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल, तो उस केस में ये चारों पॉइंट यानी ये ए बी और ये दो पॉइंट सी डी, ये चारों पॉइंट एक ही सर्कल के ऊपर होंगे, यानी क्या होंगे, ये कॉन्साइक्लिक होंगे। तो देखो ये सर्कल है, इसमें हम चार पॉइंट ले रहे हैं और चारों पॉइंट सर्कमफेरेंस पे होना चाहिए। ये हो गई ए, ये हो गई बी, ये हो गई सी और ये हो गई डी। अब इनको हम मिला देते हैं, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। तो ये क्या बन गई, एक क्वाड्रिलेटरल बन गई, है ना, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है, ये क्या है, सर्कल के अंदर है ना, इसलिए इसको हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यानी क्या हो गया, ऐसी क्वाड्रिलेटरल
जो सर्कल के अंदर हो, यानी सर्कुलर रीजन में हो, और उसके सारे वर्टाइसेस सर्कमफेरेंस पे हो। ओके, तो अब इस स्टेटमेंट को रीड करो। अ quadrilateral inscribed in a circle is called a cyclic quadrilateral. All vertices of cyclic quadrilateral lie on circumference of the given circle. समझ में आ गई होगी। तो एक और प्रॉपर्टी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे। जो ऑपोजिट एंगल हैं, यानी ए और सी, इनके जो, इसका नाम दे देते हैं एंगल 1, एंगल 2, इनके जो सम होंगे वो होंगे 180 डिग्री। इसी तरह 3 और 4, इसके भी सम होंगे, वो कितने होंगे? 180 डिग्री। ओके, तो उल्टा भी बोल सकते हो, ऐसी क्वाड्रिलेटरल जिसकी ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, उस क्वाड्रिलेटरल को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इस स्टेटमेंट को देख लेते हैं। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स of a quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic। मतलब ऑपोजिट पेयर का सम करेंगे और 180 डिग्री मिलेगी, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगी? साइक्लिक। इसी स्टेटमेंट को ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर एक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके ऑपोजिट एंगल का पेयर कितनी होगी? 180 डिग्री होगी। ओके, इस स्टेटमेंट को देखते हैं। द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। देखो, इस फिगर में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ओके, अब हम सी वर्टेक्स पे फोकस करेंगे। अगर हम इसको बाहर की तरफ प्रोड्यूस करें, खींच दें, तो एक एक्सटर्नल एंगल बन जाएगी। अगर मैं इस एफ ले लूँ, डी सी एफ, और वो एक्सटर्नल एंगल को मैं बोल दूँ 5। ओके, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल बनी है ना, उसकी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सी है? ई। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल किस वर्टेक्स पे बना है? सी। सी वर्टेक्स का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? ए। तो इसलिए एंगल 5 का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल 1। और ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। okay? इसी स्टेटमेंट को हम कैसे लिखेंगे देखते हैं। An exterior angle of a cyclic quadrilateral is equal to the interior opposite angle। मतलब अगर हम, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये होता हमारा एक्सटीरियर एंगल और इसकी वैल्यू होती, लेट से समझो 135 डिग्री, तो ये क्या हो गया? इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल हो गई, तो ये भी कितनी होती? 135 डिग्री। ओके, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल, एंगल 5 है, तो ये क्या हो गई? एंगल 1 के इक्वल, क्योंकि एंगल 5 की ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या है? एंगल 1। अगर ये हमारा होता लेट से एक्सटीरियर एंगल, तो इस केस में इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल क्या हो जाता? एंगल 3। तो ये अगर ये होता एंगल 6, तो वो किसके इक्वल होती? एंगल 3 के इक्वल हो जाती। तो इसी तरीके से जहाँ भी हमें इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, इस थ्योरम की रिक्वायरमेंट होगी, हम यूज कर लेंगे। इस स्टेटमेंट को आप ऐसे भी बोल सकते हो, यानी उल्टा बोल सकते हो, कन्वर्सली बोल सकते हो कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी एक्सटीरियर एंगल इक्वल होती है उसकी ऑपोजिट इंटीरियर एंगल से, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होगी वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगी। ओके, ऐसा भी बोल सकते हैं।